सबको नमस्ते, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का आज के लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। पिछले 4 लेक्चर्स हमने इंटरनेशनल टेररिज्म पे किए और मैंने आपको जितना डिटेल में बता सकता था और जितने भी ग्लोबल टेररिज्म से संबंधित विभिन्न आयाम थे, प्रकृति थी, उन सब के बारे में विस्तार से बताया, उदाहरण सहित बताया। इसके कई एग्जाम्पल्स ही मैंने दिए जहां जहां हॉट स्पॉट्स हैं और जहां जहां इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रकृति बदलती आई है। आज एक हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो लॉ ऑफ द सी से संबंधित है, यानी सागरों का नियम या सागर का नियम। सागरों के ऊपर या महासागरों के ऊपर जो नियम कायदे होते हैं, लॉज होते हैं, उनकी बात करेंगे हम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि जिस पर बहुत से लोग बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि सागरों का विस्तारण कहां तक है, तटीय क्षेत्र से या देश की सीमा से कहां तक, कितनी दूर तक उस क्षेत्र विशेष की संप्रभुता में वो सागर आते हैं और उसके बाद क्या होता है। ये कॉमन प्रॉपर्टी बन जाते हैं, कॉमन हेरिटेज बन जाते हैं। तो आप देखिए कि मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आप सबके के लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूं। यहां पे मैंने लिखा है UNCLOS, अनक्लोज। अनक्लोज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, और ये 1982 में लागू हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो एक सम्मेलन हुआ था, किससे संबंध में, लॉ ऑफ द सी, सागर से संबंधित जो नियम बनाए गए थे, नियम कायदे बनाए गए थे, उससे संबंधित इसका ये शॉर्ट फॉर्म है UNCLOS, यानी कि अनक्लोज। अब ये अनक्लोज में जो सी है यहां पर, आप देखिए ये कन्वेंशन को शो कर रहा है। इस चीज के अंतर को आप समझिएगा। यहां मैंने लिखा है अनक्लोज थर्ड। ये अनक्लोज थर्ड मतलब 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये अनक्लोज थर्ड जहां लिखा होगा वहां पर सी का मतलब कॉन्फ्रेंस होगा, कन्वेंशन नहीं होगा। और कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन में अंतर होता है। कॉन्फ्रेंस होती है वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए होती हैं, विस्तारण के लिए होती हैं, और कन्वेंशंस जो होते हैं वो नियम कायदे लागू करने के लिए होते हैं। उनमें कोई एजेंडा सेट्स होते हैं फ्यूचर के लिए। ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। तो जहां कॉन्क्लेव ही लिखा है, इसका मतलब वहां पर कन्वेंशन इटसेल्फ जुड़ा हुआ है। और जहां कॉन्क्लेव थर्ड लिखा है तो इसमें सी की जगह कन्वेंशन नहीं है, ये सी की जगह कॉन्फ्रेंस है। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? हेल्ड बिटवीन 1973 to 82, यानी कि 1973 से 1982 के बीच में जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 2 3 और 3 में जाकर डिसीजंस हुए थे बहुत रैपिडली और उनको लागू किया गया था। इसलिए इसको अनक्लोज थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोनों सी का अंतर है। जब ये इसमें अनक्लोज में सी का मतलब कन्वेंशन होगा तो एक यूएन बॉडी है पूरी जो लॉज ऑफ सी को या महासागरों के नियमों की बात करती है, नियम कायदों की बात करती है। और जब अनक्लोज थर्ड लिखा हुआ है तो ये यहां पर सी का मतलब है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, सादा सम्मेलन जिसमें बातचीत होती है, जानकारी का आदान प्रदान होता है, जानकारियों को ट्रांसफर किया जाता है और जितनी भी इंफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं वो कलेक्ट की जाती हैं, देशों की बातें सुनी जाती हैं। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रारंभ में ही स्पष्ट किया है। और ये लेक्चर जो है ये 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट अभी है, नेक्स्ट पार्ट
कल या परसों जब भी संभव होगा तब होगा, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है, ये सेशन बहुत बड़ा है ये, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर में रखा है, 2 पार्ट में रखा है। अब आप देखिए कि ये जो लॉ ऑफ सीज है जो 1982 में स्वीकार किया गया था, ये साइन कब हुआ था? यूएन में 10 दिसंबर 82 को साइन हुआ था, इसके ऊपर, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 10 दिसंबर 1982, और एट मॉन्टेगो बे, जमैका जो कैरेबियन सी का एक आइलैंड है, कंट्री है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। और इसमें साइंड मतलब इसके ऊपर सिग्नेचर हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, कई देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अब इफेक्टिव ऑन 16 नवंबर 1994। अब ये इफेक्ट या प्रभाव में कब आया? अब देखिए साइन हुए हैं 1982 में और इफेक्टिव ऑन 16 नवंबर 1994। तो कितना अंतर रह गया? लगभग 12 साल के बाद में ये प्रभाव में आया, इसको इफेक्टिव किया गया यूएन के द्वारा। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि इससे संबंधित कंडीशंस जो रही हैं उनके बारे में, that there was a condition that this convention would come into force 1 year after। ये कंडीशन रखी गई थी कि 1 साल बाद ये कन्वेंशन इफेक्टिव हो। ये कन्वेंशन शुड कम इनटू फोर्स, मतलब क्रिया में आए कब? 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। 60 कंट्रीज, 60 देश उस पर साइन किया है, माने 60 देश वुड bring their domestic law in conformity with the convention. Guyana was the 60th country to ratify it on 18 November 93। इसमें कंडीशन ये रखी कि 60 देश कम से कम, जो यूएन के लगभग 190 के 94-95 कंट्रीज हैं, उनमें से मिनिमम 60 कंट्रीज इसके ऊपर साइन करेंगे, इसको मानेंगे और अपने देशों में लागू करेंगे। उसके 1 साल बाद ये इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा। तो यहां पर 60वां कंट्री जो था, कौन सा था? वो गयाना था, जो कि साउथ अमेरिका में है कंट्री रैपिडली। और उसने कब साइन किए थे? 18 नवंबर 93 को। तो इसके 1 साल बाद 16 नवंबर 94 को ये इफेक्टिव हो गया, प्रभाव में आ गया। अब मेरी बात समझ रहे ना? 1 साल की कंडीशन रखी थी कि जब 60 कंट्रीज जब एक साथ इस कन्वेंशन पर, इनकी कंडीशंस पर, इनकी स्थितियों पर अपने देश में लॉस बना देंगे, उन लॉस को फॉलो करने लगेंगे, तो 60वां कंट्री साइन करने के बाद में जो कि गुयाना था, उसके पश्चात में 1 साल बाद ये इफेक्टिव होगा। मतलब 1 साल तक वो 60 कंट्रीज और सोच सकते थे, अपने सुधार कर सकते थे, सजेशंस वगैरह दे सकते थे, इसलिए 1 साल का गैप रखा गया। तो जब गुयाना ने 18 नवंबर 1993 को साइन किए, उसके 1 साल बाद 16 नवंबर 1994 को ये इफेक्टिव फॉर्म में आ गया, इसको क्रियान्वित कर दिया गया। और आज के समय में लगभग 165 के करीब देश हैं जो इसके नियम कायदों को फॉलो करते हैं। कुछ कंट्रीज नहीं मानते, जिन्होंने साइन नहीं किया था, लेकिन मेंबर्स हैं, वो साइन नहीं किए लेकिन उनके मेंबर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। कभी कभी नहीं भी करते, जो बदमाशी कर जाते हैं, जैसे चाइना बदमाशी करता है, वो नहीं करता, साइन किए हुए उसने, लेकिन वो खुद इन नियमों को तोड़ देता है। और वो यूएन के स्थायी सदस्यों में से 5 सदस्यों में से एक है। आप इस बात को देखिए, जो हेडमास्टर है वही नियम तोड़ रहा है। तो इस कारण से ये 1 साल बाद में, मतलब 92 में हुआ, फिर 16 नवंबर 94 में ये इफेक्ट में आया। और गुयाना वाज द 60th कंट्री, लास्ट कंट्री जो इससे एग्री हुआ और इसके ऊपर साइन किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये
अनक्लोज जो है इसमें इट हैज 320 आर्टिकल, सॉरी, इसमें 320 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, टोटल 320, और डिवाइडेड, जिसको डिवाइड किया गया है इनटू 17 पार्ट, 17 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है, और 9 एनेक्शर्स, 9 उसके एनेक्शर या संलग्न किए हुए अलग से पेपर्स हैं या नियम कायदे हैं। तो 320 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 17 पार्ट्स एंड 9 एनेक्शर्स, 9 अलग अलग एनेक्शर्स या संलग्न किए हुए अलग से नियम कायदे बनाए हुए या बदलाव किए गए जो चीजें होती है वो एनेक्शर्स के रूप में इसमें शामिल किए हुए हैं। अब यहां तक नीड फॉर द सच लॉ, इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने लायक चीज है कि यूएन को इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि देखा यह गया था इससे पहले, जब ये लागू नहीं हुआ था 1994 से पहले, कि ज्यादातर जो समृद्ध देश थे, जो रिच और जिनके पास फैसिलिटीज थी, जो टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस थे, वो महासागरों या सागरों में जाकर कहीं पर भी संसाधन प्राप्त करने लगते थे, संसाधनों को प्राप्ति करने की स्थिति में रहते थे, जहाजों को भेजते थे, वहां पर डिगिंग वगैरह होती थी, खुदाई होती थी, और जो भी संसाधन, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे निकल हो या कॉपर हो, उनको वहां से खनन करते थे और अपनी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते थे। तो ये एक प्रकार की मोनोपोली हो गई। मोनोपोली इन सेंस जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस है, जो अमीर है, जिनके पास अपने जहाज हैं, जिनके पास अपने कॉर्पोरेशंस हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी इसमें जुड़े हुए थे, वो कहीं पर भी समुद्र में, महासागरों में जाकर या सागरों में जाकर संसाधनों की प्राप्ति कर सकते थे। लेकिन जो बेचारे गरीब देश थे वो इससे महरूम रह जाते थे। उनको शिकायत रहती थी कि हमारे क्षेत्रों में आकर ये अमीर देश, एडवांस कंट्रीज हमारे संसाधनों का दोहन कर लेते हैं। ये शिकायत यूएन में काफी समय से चल रही थी। तो ये डिसाइड किया गया यहां पर कि भाई इसका निवारण, इस समस्या का निवारण करना चाहिए। इसलिए ये मैंने यहां लिखा है, नीड फॉर सच लॉज। इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस नियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी जो मैंने आपको बताया। मैंने यहां लिखा है, द सी इज फुल ऑफ रिसोर्सेस। जो सागर हैं वो संसाधनों से भरे हुए हैं, उनमें कई प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जो जैविक संसाधन भी हैं, धात्विक संसाधन भी हैं, अजैविक संसाधन भी हैं, बायोटिक, अबायोटिक, मेटलिक, नॉन मेटलिक, कई प्रकार के संसाधन इसमें पाए जाते हैं। नेचुरल गैस वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है, बॉम्बे हाई से हम ले रहे हैं, गोदावरी बेसिन से हम ले रहे हैं पेट्रोलियम। तो ये फुल ऑफ रिसोर्सेज, एंड बाय 1960 इट वाज रियलाइज्ड बाय द वर्ल्ड दैट वी नाउ had technology to extract those resources। 1960 में ये महसूस किया गया कि अब हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है। आफ्टर 1960, ध्यान रखिएगा, हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम इन संसाधनों का दोहन कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं। तो द सी फ्लोर वॉज फुल ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। जो सी फ्लोर था, सी का बेसिन जो है, फ्लोर जिसे कहते हैं, वो भी कई प्रकार के संसाधनों से भरा पड़ा है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ऑयल, ऑयल मीन्स पेट्रोल, नेचुरल गैस, निकल एंड एटसेट्रा। अब क्या होता था, रिच एंड वेल्दी कंट्रीज कुड हैव एक्सप्लॉइटेड दीज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट। जो अमीर और एडवांस कंट्रीज थे वो कहीं पर भी जाके इन संसाधनों का दोहन करते थे और अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे लेकर चले गए। वो एडवांस कंट्रीज कहलाए। और जो गरीब कंट्रीज थे, पुअर कंट्रीज थे, जिनके पास अपने खुद के जहाज नहीं थे, जो डेवलपिंग फॉर्म में थे या अंडर डेवलप कंट्रीज थे, उनके सागरीय क्षेत्रों में आकर ये अमीर देश संसाधनों का दोहन कर लेते थे, खनन कर लेते थे
और इनके संसाधनों को ले जाते थे। तो क्या हुआ कि for their own benefit and no benefit would be given to poor nations. गरीब देशों को किसी प्रकार का बेनिफिट या लाभ इसका नहीं मिलता था, वो बेचारे देखते रह जाते थे। और अमीर अब का मतलब क्या था उस समय, अभी भी है, जिसके पास लाठी है जिस उसी की भैंस है। माइट इज राइट। अब माइट इज राइट जो एक प्रकार का फ्यूडरल सोच है, जमींदारी या फ्यूडरल सोच जिसे कहते हैं, जिसमें कि हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, इसको इंसान ने और समाज ने तोड़ा है, नियम कायदे बनाकर, संविधान बनाकर, जो, और इसका बेनिफिट मैक्सिमम किसको गया है? इसका बेनिफिट हमेशा नीचे वाली क्लास को गया है, जो गरीब है, जो गरीबी के कारण से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गई। हमारे देश में भी आप देखिए 1947 के बाद में जो गरीबों को या आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुओं को बहुत सी हेल्प की गई। उसमें एक रिजर्वेशन सबसे बड़ा हथियार है, और उस रिजर्वेशन के कारण से निचले तबके के लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, वो आज 2020 में काफी अच्छी स्थिति में आ गए हैं, काफी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। और इस प्रकार की कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, कई प्रकार की मदद हैं जो सरकारों के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र और कल्याणकारी सरकार है, वेलफेयर स्टेट है, तो अधिक से अधिक गरीबों को किसी भी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे लोन से संबंधित हो या लोन माफी वगैरह हो, उस सब प्रकार की मदद दी जाती रही है। तो ये एक अच्छा साइन है, अच्छी पहचान है किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट के लिए। और हमें गर्व है कि हम हमारे संविधान में हमारे गरीब और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं दी गई, जिससे आज वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। लेकिन अभी भी उनमें भी जो निचला तबका है वो अभी भी महरूम है। धीरे धीरे और, क्योंकि अभी हमको 70, 72, 73 साल ही हुए हैं, तो और भी इससे हमारे देश में बदलाव आएगा। तो इन पुअर कंट्रीज को बेचारों को कुछ नहीं मिलता था, ये महरूम रह जाते थे, इसलिए इस लॉ को, इस नियम को लागू करने की सोची गई। अब यह चेंज आया है इस लॉ के बाद में। चेंज क्या आया है? कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। यूएन ने कुछ चीजें ऐसी डिसाइड की हैं जो कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के लिए। सामान्य हिंदुस्तानी भाषा में कहूं तो उन पर किसी की बपौती नहीं, ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना रशिया की, ना किसी और की। जैसे खुले महासागरीय क्षेत्र, जिन महासागरों में कहीं पर भी जाके आप किसी भी प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, अपने जहाजों का आवागमन वगैरह हो सकता है। ये कॉमन हेरिटेज में आते हैं। इसी प्रकार से ये अटलांटिक महासागर को और अंटार्कटिका द्वीप को भी एक कॉमन हेरिटेज के रूप में रखा गया है। मून को भी और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको भी कॉमन हेरिटेज में रखा गया है कि कोई भी देश जा सकता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो अंटार्कटिका में भी जा सकता है, मून पे भी जा सकता है, मंगल पे भी जा सकता है, बुध पे भी जा सकता है, सूर्य की भी से संबंधित खोज कर सकता है। तो एक कॉमन हेरिटेज है जिन पर सबका अधिकार है, पूरी दुनिया के देशों का अधिकार है। ऐसे और कई कॉमन हेरिटेज हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी देशों का अधिकार है, इसलिए इसको कॉमन हेरिटेज फॉर मैनकाइंड कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये मैनकाइंड है और कन्वेंशन वाज फॉर्म, इसी को ध्यान में रखते हुए कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड को ध्यान में रखते हुए ये कन्वेंशन फॉर्म किया गया था और लागू किया गया था।
अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई एक द्वीप या एक देश का जो सागरीय तट है, उस सागरीय तट से कितनी दूर तक का सागरीय क्षेत्र किसी देश के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि जो सागरीय उच्चावच है वो 3-4 भागों में विभाजित किया गया है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल मग्न तट है, महासागरीय मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल ढाल है या स्लोप है, फिर कॉन्टिनेंट लास्ट में है कॉन्टिनेंटल या महासागरीय डीप सी प्लेन है। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर ये जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, जो कि डटन लाइन कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो तट से डटन लाइन कहलाता है। डटन लाइन मतलब हाई टाइड और लो टाइड का बीच का जो पार्ट होता है, एवरेज पार्ट होता है, वो डटन लाइन या जिसको बेस लाइन भी कहते हैं, आधार रेखा भी कहते हैं। ये बिल्कुल तट के पास होता है, जहां उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है उसके बीच का पार्ट, इसे बेस लाइन या डटन लाइन के नाम से जाना जाता है, डटन रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहीं से पूरे देश की ऊंचाइयां मापी जाती हैं और यहीं से पूरे के पूरे वहां से महासागरों की गहराइयां या सागरों की गहराइयां मापी जाती हैं, दूरियां मापी जाती हैं। ये कॉमन है, गहराई मापने में भी ये पॉइंट कॉमन है और ऊंचाइयां मापने में भी ये पॉइंट कॉमन है। और हर देश का ये डटन लाइन या आधार रेखा अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा, हर देश का अलग अलग होती है। तो उसके बाद में आप देखिए जो डटन लाइन है और हाई टाइड और लो टाइड वाला जो पोर्शन है, उस लो टाइड वाले पॉइंट से लेकर लगभग क्या पूरा ही 12 नॉटिकल माइल, मैं आपको डायग्राम बना के कल बताऊंगा, अभी वैसे ही आपको बता रहा हूं, 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी कहलाता है, स्थलीय भाग, जिस पर 100% उस देश का अधिकार होता है। कितना? 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स। 1852 मीटर 1 नॉटिकल माइल के बराबर है। और उसके बाद में कॉन्टिजियस जोन शुरू होता है, वो भी 12 नॉटिकल माइल का होता है। तो 12 से 12 24, 12 24 नॉटिकल माइल लगभग पूरी तरह से उस देश के नियम कायदे वहां पर चलते हैं। तट से लेकर 12 नॉटिकल माइल जो टेरिटोरियल सी कहलाता है, और वहां से फिर 12, यानी कि 12 24 हो गए। नेक्स्ट 12 जो कंटिजियस जोन कहलाता है। तो 12 24 वाला 24 नॉटिकल माइल वाला जो क्षेत्र है, वो उसके ऊपर उस देश विशेष के तट में, देश विशेष में जो नियम कायदे हैं, वो सारे के सारे उस 12 और 12 24 नॉटिकल माइल की दूरी वाले क्षेत्र में महासागर पर लागू होते हैं। उस पर किसी बाहर का देश आकर अधिकार नहीं कर सकता, ना खनन कर सकता है, ना बिना परमिशन उसमें एंटर हो सकता है। अगर एंटर होगा तो उस देश की परमिशन लेनी पड़ेगी। खत्म हो गई ना दादागिरी लोगों की। पहले जो माइट इज राइट 1962 से पहले 60 से पहले जो चलता था कि कहीं पे भी जाके किसी प्रकार के संसाधनों को खोद लो, वो बंद हो गई। उसके बाद में आप देखिए 12 किलोमीटर से लगभग जो टोटल होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक, कितना? तट से या बेसलाइन से या लो टाइड वाले एरिया से आप कह सकते हैं, जिसे बेसलाइन भी कहते हैं, 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा एक प्रकार से EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक पेटी या क्षेत्र कहलाता है। और ये भी उस देश विशेष से ही संबंधित है। लेकिन यहां पर कुछ और देशों को भी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी शिप अगर उस 200 नॉटिकल माइल के अंदर से निकलता है तो उसको अपने डॉक्यूमेंशंस वगैरह तो दिखाने पड़ते हैं, टैक्सेशन भी दिखाने पड़ते हैं, आपके रेवेन्यू वगैरह भी भरने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कराने पड़ते हैं,
अपने लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं। तो जितना भी कमाई का जरिया होता है, टैक्सेशन, उसको टैक्स देना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में है तो टैक्स तो रेवेन्यू मिलता है उससे अपने को, किसी भी देश को, मतलब अपने को मतलब किसी भी देश को। मैं भारत का एग्जाम्पल आपको दूंगा कल मैप बनाकर। तो कितने जितने प्रकार के टैक्सेशन वगैरह के काम है, रेवेन्यू के काम है, रजिस्ट्रेशन के काम है, लाइसेंस के काम है, वीजा चेक करने के काम है, वो इस 200 नॉटिकल माइल तक क्षेत्र में होता है, जो विशिष्ट आर्थिक जोन कहलाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है वो लगभग पूरी तरह से उस देश विशेष के नियम कायदों के अंतर्गत आता है। लेकिन एक कंडीशन है यूएन की कि इसमें उस देश विशेष का कचरा या पॉल्यूशन नहीं डाला जाएगा, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, और जो नियम कायदे हैं यूएन के और लॉ ऑफ सीज के, उनको नहीं तोड़ा जाएगा। अब आप देखिए कि हर कंट्री को, तटीय क्षेत्रों को 200 नॉटिकल माइल की बाउंड्री के बीच में यूएन ने बांध दिया है कि 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी बाहरी देश बिना परमिशन से या बिना अनुमति से अंदर नहीं आ सकता है, ना ही खनन कर सकता है, ना ही कोई और रिसर्च वगैरह कर सकता है, जब तक वह देश विशेष जिसका उस 200 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र पर अधिकार है वो उसको परमिट नहीं करे, आज्ञा ना दे। अब वो आज्ञा लेकर वहां पर केबल भी बिछा सकता है, नेचुरल गैस या नेचुरल ऑयल का आवागमन करने के लिए पाइपलाइन भी बिछा सकता है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन नहीं है, और परमिशन सामान्यतः मिल जाती है क्योंकि कम्युनिकेशंस डेवलप करने के लिए और संसाधनों को आवागमन के लिए, विशेषकर नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल जो है, पेट्रोलियम है, उसकी तो सभी देशों को आवश्यकता पड़ती है। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी क्षेत्र को या किसी भी देश को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप देखिए कि 200 नॉटिकल माइल के बाद में खुला समुद्र है, जिसे हम महासागर कहते हैं। अब यहां पर यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि सागर और महासागर में क्या अंतर है। कुछ लोग सागर और महासागर को एक ही मानते हैं। जलीय क्षेत्र तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सागर या सी उसे कहते हैं जो तटीय क्षेत्रों में 200 नॉटिकल माइल तक के बीच में आ जाता है, जिस पर किसी क्षेत्र विशेष के देश का अधिकार हो जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां तक चले जाता है, डीप सी प्लेन तक का जो क्षेत्र होता है, वो उससे पहले तक का वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है, वहां तक। अब ये कंडीशन यहां पे ये भी है कि मान लो किसी देश का कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महासागरीय जलमग्न 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, तब क्या होगा? तब विशिष्ट परिस्थिति में उस देश को 200 नॉटिकल माइल के बाद में लगभग 150 नॉटिकल माइल तक, अधिकतम 150 नॉटिकल माइल तक एक्स्ट्रा एरिया दे दिया जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एरिया का डिमांड करता है। क्योंकि हर देश का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या महाद्वीपीय जलमग्न क्षेत्र है, वो एक ही दूरी, एक ही डिस्टेंस का नहीं है। कहीं पर ये कम है, कहीं पर ज्यादा है। तो ये दावा किया जाता है, जैसे रशिया के द्वारा दावा किया गया यूनाइटेड नेशन में, कि हमारा जो जलमग्न क्षेत्र है, महाद्वीपीय जलमग्न क्षेत्र है, खासकर साइबेरिया वाला, वो आर्कटिक महासागर में पोल तक चले जाता है। लोमोनोसिक रिज जो है, लोमोनोसिक श्रेणी जो है, वहां तक उन्होंने अधिकार कर रखा है। तो ये पार्ट हमारा हुआ भाई, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सही है। तो ऐसी कंडीशन में यूएन के एक विशिष्ट बॉडी बनी है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इनकी अलग अलग बॉडीज क्या क्या कौन कौन सी हैं और कहां कहां किस रूप में उनका कार्य है, कैसे वो इफेक्टिव होती हैं, कैसे वो क्रियान्वित होती हैं। तो ये 200 नॉटिकल माइल के बाद में अगर विशिष्ट परिस्थितियों में संभव होता है
और संभव किस रूप में, अगर किसी देश का महाद्वीपीय जलमग्न भाग या कॉन्टिनेंट शेल्फ बहुत लंबा है, बहुत दूर तक, तो वहां पर 200 नॉटिकल माइल के बाद में अधिकतम 150 नॉटिकल माइल की परमिशन संसाधनों की प्राप्ति के लिए उस देश को दे दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको भारत का एग्जाम्पल देते हुए उसका मैप बनाते हुए आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत 200 नॉटिकल माइल तक इसका विस्तार है, और बीच में अगर द्वीप्स आ जाते हैं, उन द्वीप्स आने के कारण से वो 200 नॉटिकल माइल और आगे बढ़ जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आर्टिफिशियल द्वीप नहीं बनेगा। अगर आर्टिफिशियल द्वीप बनाने पर 200 नॉटिकल माइल और मिल जाए तो फिर हर देश थोड़े थोड़े 200 नॉटिकल माइल के बाद में आर्टिफिशियल द्वीप बना ले, कृत्रिम द्वीप बना ले और आगे बढ़ते रहे। वो प्राकृतिक द्वीप होना चाहिए, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये प्राकृतिक द्वीप है, प्रकृति ने इनको बनाए। तो इनसे आगे 200 नॉटिकल माइल तक हमको मिला हुआ है। लेकिन हम आर्टिफिशियल द्वीप बना के, जैसे बॉम्बे हाई में हमने आर्टिफिशियल द्वीप बना रखा है 176 किलोमीटर दूर, वहां से हम 200 नॉटिकल माइल क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिफिशियल द्वीप है। कृत्रिम द्वीप के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।